मनीष गुप्ता जी, आपसे बात शुरू करूंगा। मेरी समझ में तो इतनी बात आती है कि केवल भारत का नागरिक ही वोट करे, और इस बात को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए जो भी और जिस भी प्रकार की जांच पड़ताल जितनी बार करना जरूरी हो की जाए, कि भारत का नागरिक ही भारत की सरकार चुनने के लिए वोट करे। जो भारत का नागरिक नहीं, उसके पास आधार कार्ड हो तो भी, राशन कार्ड हो तो भी, मकान हो, दुकान हो तो भी, किसकी गलती से आ गया, किसी की गलती से आ गया तो भी वो वोट नहीं डाले। तो इसमें क्या समस्या है? ये तो सबको मानना चाहिए कि वोट केवल भारत का नागरिक डाले। मनीष गुप्ता जी। सर जी, आप ये समझिए, ये जो विपक्ष है वो नारा ये लगाता है संविधान बचाओ, जबकि संविधान में जो सबसे बड़ी बात है कि संविधान में देश है वो रिपब्लिक है, यानी जनता के द्वारा चुना जाएगा। और जनता कौन? जनता यानी देश के नागरिक। और अगर नागरिक को वोट डालना है तो जाहिर है अगर दूसरे लोग जो नागरिक नहीं है वोट डालने लगे तो नागरिकों की इच्छा का पालन नहीं होगा, चुनाव अफेक्ट हो जाएगा। तो जाहिर है जो आपने कहा वो परम सत्य है, वोट सिर्फ देश का नागरिक डालेगा। और अगर इसकी पड़ताल हो रही है तो जिनको दिक्कत है, इसका मतलब यह है कि उनके दिल में चोर है, उनकी दाल में कुछ काला है। क्योंकि हमारा देश जिस तरीके से जिन जिन विदेशी राष्ट्रों से घिरा हुआ है, वहां पे लगातार जो है लोग आते रहे। कभी इंदिरा गांधी ने बुलाए, कभी जो देश जब बंटवारा हुआ उसके बाद से मौका मिलता आता रहे। अब भारत पाकिस्तान की सीमा तो ऐसी कोई बॉर्डर है ही नहीं। भारत बांग्लादेश की सीमा तो समुद्र विश्व की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है। कई 100 किलोमीटर की सीमाएं हैं, बीच में नदी है, तालाब है, पहाड़ है, सड़क है, जंगल है, तो आना जाना लगा है। अब चूंकि पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश के मुकाबले भारत बहुत ज्यादा विकसित है, मैं मुकाबले में कह रहा हूं, तो जाहिर है लोगों को लगता है कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जमीन लेंगे, यहाँ पे कमाई करेंगे, और यहाँ पे उनके मददगार मिल जाते हैं। और उन मददगार के सरमाएदार वो पॉलिटिकल पार्टी, जिनको लगता है कि मुझे खास समुदाय के लोग वोट दे देंगे। तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, जो अफगानी जो लोग आ गए हैं, उनको शरण देने वाले लोग हैं, उनको बचाव करने का काम अगर विपक्ष कर रहा है तो निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और मैं आपको बता दूं, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ये बिहार का चुनाव जीतने के लिए है, तो ऐसा है नहीं। ये पूरे देश में होगा। ये बिहार तो टेस्ट है, अगले पूरे देश में ये होगा और होना ही चाहिए। ठीक, आऊंगा दोबारा में। बिहार तो केवल झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। राज शर्मा साहब, किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, फलाना कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड है, सब कार्ड है उसके पास, फिर भी अगर उस पर भारत की नागरिकता को लेकर संशय है तो 100 दफा जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? 99 दफा नहीं, 100 दफा होनी चाहिए। हर कोण से जांच होनी चाहिए, हर प्रक्रिया आजमाई जानी चाहिए, ताकि एक भी व्यक्ति भारत की मतदाता सूची में ऐसा नहीं हो जो वोट डालने की प्राथमिक संवैधानिक शर्तों को पूरा नहीं करता हो कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 18 वर्ष वाली शर्त दूसरी है, पहली शर्त है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर इस बात की जांच पड़ताल हो जाए, मैं विपक्ष के नेताओं को सुनता हूं, अभी रामगोपाल जी को सुन रहा था, वो कह रहा था कुछ नहीं, केवल हमारे वोट काटने के लिए ये सब हो रहा है, फर्जी है, सब कुछ नहीं, चुनाव का कोई मतलब नहीं, सब फर्जी हो गया। मतलब जो एक बार घुस गया सूची में उसे बना रहने दे तो मामला ठीक है, सूची उलट पलट के देखी जाएगी तो बवाल हो जाएगा। राज भाई। दादा, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि आज मुझे किसी का भी नाम नहीं लेना, लेकिन मुझे बहुत गंदा लगता है, पहले बता दूं, जो पूर्व प्रधानमंत्री जो इस दुनिया में नहीं है, लोग उसको भी इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जिस आदमी की हैसियत, चौराहे में जो होमगार्ड होता है ना, वो अगर ट्रक वाले भूसे के ट्रक से 100 रुपए ले रहा हो और आदमी इतनी औकात नहीं रखता हो कि वो उस होमगार्ड से कहे क्यों ले रहा है 100 रुपए, या तो बंद कर दे या छोड़ दे, वो आदमी आजकल पूर्व प्रधानमंत्री जो इस दुनिया में नहीं रहे।
जैसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए कहूं तो शायद मुझे मर जाना अच्छा होता है। खैर छोड़ो, आजकल लोग पढ़े लिखे कहलाते हैं लेकिन नॉलेज ना हो। अब एक बात कहता हूं, 110% भारी आदमी को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उसके पास आधार फदार नदार क्या हो, उसके पास 153 सबूत हो कि वो यहाँ पे है। अगर वो नागरिक कहीं का है, उसकी नागरिकता नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। अब आ जाइए मेन मुद्दे में। ये तो मेरा क्लियर मैंने कह दिया, नहीं होना चाहिए। ये कोई ना तो आप नई बात बता रहे, ना यहाँ पे बैठे देवेंद्र प्रमुख सिंह और ना राजनीतिक महाविश्लेषक मनीष भाई बताएंगे, कोई नहीं बता सकता। मैं भी जानता हूं इस बात को। अब बात जो जहां पे दिक्कत हो रही, अभी मैंने थोड़े दिन पहले इलेक्शन जो भी उनके कमिश्नर थे, जो भी वो ये कह रहे थे नहीं, जहां आदमी रह रहा है वहीं पे उसका वोट देने का अधिकार है, वहीं पे। तो ऐसे तो मैं 25 जगह रहा, तो मैं 25 जगह जाता रहूं। जो जिनके ट्रांसफर 3 साल 2 साल दालन मजदूर है, वो जा रहा है इधर उधर, कोई लुधियाना जा रहा है, कोई पटियाला जा रहा है, फिर गुड़गांव जा रहा है, उसका वोट तो अपने ही मुजफ्फरपुर में होगा ना। मेन चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को दरकिनारा करना चाहती है जल्दी जल्दी में, जो कि अपने किसी भी कोई प्रूफ नहीं दे सकते। क्योंकि इतनी जल्दी क्या जरूरत पड़ी थी, इसे पहले ही करा लेते। जैसे वो नायडू जी ने भी कहा, भाई इसे अभी से ही करा लो यार, ज्यादा जल्दी में। देखो दादा, अगर मैं आपसे कहूं, आज बड़ी बात थी, कहता मैं कहूं दादा अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा दो, 15 मिनट तो चकरा जाओगे, रखी कहां है, 8 घंटे मिलेगी नहीं। मैं दावे के संग कह सकता हूं। पहली बात तो यह है कि सरकार की जो मंशा है उसी में खोट दिखने लगता है। ठीक, कोई नहीं कह रहा है। किसने कहा कि बांग्लादेशी को वोट देने का अधिकार है? करता ही नहीं है। मगर एक बात और सोचनी चाहिए, यहां पे एंकर आप हैं, आप नहीं भाग सकते डिबेट छोड़ के, ना हमें भागने दोगे। ये तो आपका एक्ट होना है, आपकी क्वालिटी होनी है ना। ये सदन आप स्थगित कर रहे, अरे चलाए, आप चलाइए डिबेट, मुझे नहीं भागने दोगे आप, ना खुद भागोगे। ये तो है इंटेलिजेंसी। अब आपको अरे भैया छोड़ो, ये तो चिल्ला रहे हैं डिबेट बंद करो, तो ये कमजोरी आपकी गिनी जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर सदन नहीं चल रहा, ये कमजोरी सरकार की गिनी। जी राज भाई, इस मसला सदन का नहीं, सदन तो ऐसे व्यवधानों से यानी कितनी बार गुजरा है, हम लोगों ने देखा। वो इश्यू उतना बड़ा मेरे लिए नहीं। और ऐसे आंकड़े भी हम लोग देखते हुए बड़े इस उम्र तक पहुंच गए कि 1 मिनट में इतना खर्चा होता है। ठीक है, क्या करिएगा, लोकतंत्र के अपने वो हैं प्रभाव, ठीक है। लेकिन मूल विषय ये, जैसे राज भाई ने कहा, कौन कह रहा है कि विदेशी वोट ने वोट डाले? नहीं, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। कहा क्या जा रहा है? कौन होते हैं ये जांच पड़ताल करने वाले? ये केवल आरजेडी का वोट काट रहे हैं, केवल कांग्रेस का वोट काट रहे हैं, अजय राय कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं सपा का वोट काट रहे हैं। मतलब जो जैसा है वैसा बना रहने दो, आपको क्या चुल्ल पड़ी है, क्यों बवाल कर रहे हो? भाव ये है, शब्द अलग नहीं, भाव ये है कि जैसा है वैसा चलने दो यार। देखो, ये कुटपैच ना करो, नहीं मीट सीट बजा देंगे, धरना प्रदर्शन कर देंगे हम। ये स्वीकार्य नहीं। इसमें तो सबको एक साथ कहना चाहिए, इसमें धरने की बात ही कहां है भाई? या दूसरी बात, चलो बिहार का तो अब निपट गया, जो अच्छा निपटना था, अच्छा बुरा। अब धरना का ही बात का, बिहार में तो 25 तारीख को क्लोजिंग है, 25 तारीख को क्लोजिंग है, जो होना था हो गया। अब धरना किस बात का है कि यूपी में ना हो? बिहार में तो आप लोग ईमानदारी से इसीलिए नाराज थे कि 4 महीने क्यों, यूपी में भी 1.5 साल है, यूपी में कल से शुरू करा दें, फिर तो नाराजगी नहीं होगी, फिर तो धरना नहीं होगा। सपा आज धरने पर क्यों है? आज सपा धरने में क्यों है? अशोक जी भी आ गए, उनका भी स्वागत। आज सपा धरने में क्यों भाई? अभी यूपी में तो अनाउंस हुआ नहीं, और यूपी में कल से शुरू हो जाए तो धरना देने की का औचित्य क्या है? क्यों देने धरना? 1.5 साल बाद चुनाव है। बिहार में आप लोग इसीलिए ना गंगा जल हाथ में लेके उतरे थे मैदान में कि 4 महीने में है इसलिए हम नाराज हैं। यहां तो 18 महीने पड़े, एक एक मतदाता को 4-4 बार जांचेंगे, खूब समय है। अशोक भाई नहीं, बिहार में आपकी नाराजगी का मूल तर्क था कि 4 महीने, उत्तर प्रदेश में 18 महीने हैं, 10 महीने
ममता जी की राज्य में है, ऐसे ही समय असम में है। तब ये धरना किस लिए? बिहार का तो केस खत्म हो गया, 25 तारीख को लॉक लग जाएगा। देखिए अमिताभ जी, फिर ये धरना किस मुझे लिए लगता है बाकी राज्यों में ना हो, इसके लिए? जी देखिए, ये जो कवायद हो रही है एसआईआर की, ये जी इसको नाम दिया जा रहा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, लेकिन इसके आड़ में जो बीजेपी की मंशा है, ये स्कीम ऑफ इंटेंशनल रिमूवल ऑफ नॉन बीजेपी वोटर्स, ये स्कीम है, स्कीम योजना है, स्कीम ऑफ इंटेंशनल रिमूवल ऑफ नॉन बीजेपी वोटर्स। ये स्कीम है, चुनाव आयोग के माध्यम से स्कीम चलाई जा रही है, पूरे हिंदुस्तान में चलाई जा रही है। और बिहार तो आंदोलन अच्छा अशोक करती जी, रही है। ये जब कैसे विकास पता करके- लगेगा ये वोटर बीजेपी का है, ये वोटर सपा का है? इसका कोई थर्मामीटर आया है मार्केट में? बिल्कुल ये अशोक भाजपा के यादव, पास एक मिनट, अशोक है, यादव इसका- सपा के वोटर हैं और देवेंद्र प्रमुख भाजपा के वोटर, ये तो समझ में दिखता है। ननकू और रज्जा को कैसे आप लोग पहचान लेते हो, ये समझना है जरा। अमिताभ जी इसी तरह का प्रयोग अभी तो बिहार है, तो एसआईआर के माध्यम से करने की कोशिश की जा रही है। जी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपने बाइट भी चलाई और हर जिले से बाकायदे एफिडेविट लगा करके हमारे पार्टी कार्यालय से चुनाव आयोग की शिकायत हुई थी कि जानबूझकर हर विधानसभा से, हर बूथ से टारगेट करके मुसलमान, यादव, पीडीए के अन्य लोग जो कि परंपरागत वोटर हमारे रहे हैं, इनके वोटों को जानबूझकर काटा अरे गया था। आप ये मान रहे हो कि मुसलमान एफिडेविट से यादव शिकायत। आपके खाते में गिने जाएं? आप ऐसा कह रहे हो कि मुसलमान यादव केवल हमारे खाते में गिने जाएं, उन पर ऐसा कोई मैं नहीं दावेदारी कह नहीं रहा कर हूं। सकता? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको मेरे खाते में गिना जाए। मैंने ये कहा अपने आप कि टारगेट करके मुसलमान, यादव और पिछड़े, दलित, इस तरह के टारगेट करके वोटरों के नाम रखे गए और उन वोटरों के नाम रखे गए चूंकि जेलों को जो जेलों होता है उसको पता होता है कि कौन कौन फला आदमी का स्थिति क्या है, इनका रुझान कहाँ है, ये सारी चीजें भाजपा को पता रहती हैं इंटरनल, और उसी हिसाब से उनके नाम उड़ा दिए जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी बाइट में कहा, आपने चलाया उसको, कि बाकायदे बयान हल्फी के साथ शिकायत की गई थी। इसके अलावा उपचुनाव में अमिताभ जी दर्जनों शिकायतें की गई थी बाकायदे वीडियो फुटेज के साथ। कौन से अधिकारी के ऊपर एक्शन हुआ चुनाव आयोग का, बताइए अब जरा। एक सिंगल अधिकारी के ऊपर एफआईआर हुआ क्या? किसी अधिकारी के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये गुंडागर्दी है। आप जो है दिखा रहे हो कि हम बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं, विदेशी वोटरों को हटा रहे हैं, यही नहीं कर रही सरकार। तो आप ये बताइए, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव बीते हुए कितना दिन हुआ अमिताभ जी? वहां पे जो हमें लगता है 12 भाजपा पाई थी, जेडीयू 12 सीट पाई थी, एलजेपी 5 पाई थी, एचएएम 1 पाई थी। तो ये जो 25-30 जो सांसद इनके हैं, रिजाइन करें। अगर बांग्लादेशी वोटरों के द्वारा ये चुने गए हैं तो रिजाइन कर दें उसको और कहें कि हाँ हमको तो बांग्लादेशियों ने चुना है। बताए भाजपा। ठीक है अशोक जी, बिल्कुल ठीक बात है। बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, कोई हो, जो भारत का नागरिक नहीं, मूल विषय है वो, उसकी जांच पड़ताल चूंकि 1952 में नहीं हुई, जब पहला चुनाव हुआ, तो आज भी नहीं होनी चाहिए। बोले 52 में क्यों नहीं हुई जब नेहरू चुने गए, ये बताओ हमको। ये तर्क ठीक नहीं। मनीषा भी रुक जाओ, ये तर्क ठीक नहीं, तर्क औचित्यपूर्ण भी नहीं है। बीमारी जब पता लगे तो दूर होनी चाहिए। किसी भी ढंग से कोई विदेशी भारत की मतदाता सूची में क्यों रहे? और ये मैं इस बात के कभी पक्ष में नहीं रहा कि भाई यादव नहीं, कि यादव, मुसलमान, दलित, पिछड़े हमारे खाते में गिने जाएंगे। अगर इतना गिन ले महाराज, तो आपको वोट मिलना चाहिए था 80%। आज तक कभी मिला क्या किसी चुनाव में? नहीं ना, मिल भी नहीं सकता 80%। अगर ये आपके कोटे में डाल दें दलित, पिछड़े, मुसलमान, यादव सब 100%, तो फिर तो आपको वोट 80% मिलना चाहिए अशोक भाई। नहीं, अब वो तो कभी मिला नहीं। इसलिए ये फल मंडी टाइप का व्यवहार नहीं होना चाहिए। बोलो ना, सेब का ठेला इधर, ट्रक इधर उतरेगा।
वो राज शर्मा के यहाँ नहीं उतरेगा, राज शर्मा के यहाँ आलू उतरेगा, हमारे यहाँ सेब उतरेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जनता है, इसको वोट देने का अधिकार है यार। इसको कोई भैंस है क्या, ढोर है क्या कि बांध लेंगे खूंटे से? यही बुगालता कांग्रेस को बरसों रहा कि दलित, ब्राह्मण, मुसलमान, और चल रहा है फार्मूला। फेल हो गया फार्मूला, आ गए जमीन पर। इसलिए ये तर्क मुझे स्वीकार्य नहीं। बिहार में बात आई कि भाई 4 महीने पहले, उत्तर प्रदेश में तो अभी 18 महीने हैं चुनाव में। मान लीजिए कल से उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाए तो आज धरना किस बात का है? और आज मैं देख रहा था एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। राज भाई कहते हैं मंशा खराब है, अशोक जी ने भी कहा मंशा खराब है बीजेपी की। यही बात उस निर्णय के लिए कही गई थी कि कांवड़ यात्रा में QR कोड और लाइसेंस की फोटो और सब लगाना, नाम लिखने की बात कही जा रही है। ये गंगा जमुना को पर का कत्ल है, ये भाईचारे का कत्ल है, और जाने क्या क्या बताया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, बिल्कुल लिखना होगा, बिल्कुल ठीक बात है, QR कोड भी और लगेगा और लाइसेंस भी टांगो बाहर। अब आप लोगों ने कहा था ना कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, डेमोक्रेसी डूब गई गढ़गंगा में, कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया सरकार का निर्णय। ये ठीक है, कांवड़ में कल जल चढ़ जाएगा, लेकिन निर्णय तो अपहेल्ड हो गया ना। अब या तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाय हाय करोगे क्या, उसके खिलाफ भी एक धरना दोगे। और भाजपा भी अगर ये कहे कि हमारे वोटर हटा दिए और उनके वोटर, तो मैं उसके लिए भी यही कहूंगा कि हास्यास्पद बातें करना बंद कर दीजिए। वोटरों को टेकन फॉर ग्रांटेड अपनी जेब में लेके चलोगे। मूंगफली है क्या कि सर्दी में एक जेब में मूंगफली रख ली, खाते गए? यार वोटर है, माई बाप है ना। देवेंद्र प्रमुख, विपक्ष कह रहा है कि ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम है, और ये पूरी जो प्रक्रिया है, पूरे आयोग ने और ये ऐलान कर दिया कि बिहार तो अब केवल झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है कि पूरे देश में होगा। और अभी राम गोपाल जी कह रहे थे कि कुछ नहीं है, सब फर्जी है, चुनाव का मतलब नहीं रह जाएगा अगर ऐसे लोगों को निकाल दिया गया जिनकी जांच पड़ताल आयोग कर रहा है। मतलब जो मैं समझ पाया अपनी छोटी बुद्धि से, विपक्ष ये कह रहा है कि जो है जैसे है, जो घुस गया लिस्ट में उसको चलने दो। ट्रेन से किसी को उतारो नहीं, टिकट में है तो भी और बिना टिकट है तो भी, चलने दो। देवेंद्र प्रमुख। अमिताभ सर, ये बड़ी गहन बात है जो आप कह रहे हैं कि चलने दो। ये अगर इस पर हम नहीं कह रहे, विपक्ष कह रहा है चलने दो, नहीं चलने देंगे तो हाय हाय होगी जी। नहीं चलने दो तो फिर जो इतना बदलाव 2014 के बाद आज जिस पर चर्चा कर रहे हैं, आज इस उत्तर प्रदेश की चर्चा, आप जो है इटली के संसद में बैठकर विधेयक पर चर्चा हो रही है, वो फिर चलने दो वाली बात होती तो नहीं होती। और ये एक संवैधानिक चीज है सर कि हर 5 वर्ष में चुनाव से पहले चुनाव आयोग अपना काम करता है। वो वोटों का सत्यापन भी करता है, और वो वोटों में एक दूसरे की जो राजनीति, अब पंचायती चुनाव उत्तर प्रदेश में भी ड्यू है, वो भी बहुत गहन चुनाव है, यहाँ भी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उससे पहले ही ये जो चीज अब बिहार में हमें प्रत्यक्ष में दिख रही है कि भाई किसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ना है, किसका कटना है। और अशोक जी भी अच्छे से जानते हैं और सारे प्रवक्ता जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। धन्यवाद आपका कि विश्लेषण आपका हो जाता है। और मनीष जी बैठे, उनका भी विशेष धन्यवाद है, क्योंकि अच्छा विश्लेषण इसलिए होगा कि अमिताभ सर आप बैठे हैं तो फिर जरूरत कम लगती है विश्लेषण की, वो साथ के साथ होता है और आईना दिखाया जाता है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जहां जरूरत है वहां दिखाया जाता है, और हमको हमारा काम भी है क्योंकि हम सरकार के हिस्सा हैं। सवाल हमसे होगा, सुनना हमें पड़ेगा और जवाबदेही हमारी होती है। अब जिस तरीके की वोटर लिस्ट की बात आ रही है, और ये जो वोटर लिस्ट में विदेशी नाम की भी चर्चा आ रही है, और ऐसे भी नाम है कि एक ही व्यक्ति के 4-4 जगह वोट वो बने हुए हैं, या वो बूथ पर भी 2-2 जगह, बूथ नंबर इतने पर 403 पर इतनी है और 401 पर इतनी है, एक ही व्यक्ति एक चुनाव में। अमिताभ सर, ये तथ्यात्मक बात है कि आप विश्लेषण करा लीजिए कि उसी चुनाव में उसी गांव का व्यक्ति 2-2, 3-3 वोट डाल रहा है। और आज विपक्ष को ये जो लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का वोट कट रहा, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि ये चीज तय थोड़ी है कि जिस तरीके के वोट ये भारतीय जनता पार्टी को डालने वालों की कट रही है सपा की। अब आप मुझे राम गोपाल जी की जो बाइट में सुन रहा हूं
इतने सुलझे हुए लोग हैं, इनकी पूरी जिंदगी राजनीति में चलेगी और पूरी राजनीति करते हैं। क्या ये अनपढ़ लोग हैं या प्रोफेसर रहे हैं? ये सब सुलझे हुए लोग हैं सर। ये अपनी बात को जमाना जानते हैं और ये बात को जमाना, झूठ को जमाना तो इतना आसान होता है कि आपसे ज्यादा अच्छा कौन जानेगा। एक सत्य को साबित करने के लिए व्यक्ति को जीवन भर लग जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। कई चीजों पर भारतीय जनता पार्टी ने ये सत्यता के साथ साबित किया है कि देश को कहां कहां किस किस की जरूरत है। हम कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे राजनीति में, विशेषकर आपको खूब अच्छे से पता है कि सीमाओं से बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, सीमाओं के साथ साथ सेना के साथ या जो घटनाएं घटती थी देश में, जिस कावड़ पर आज सवाल उठ रहे उस पर चर्चा कर लो या आपसे पहले महाकुंभ पर चर्चा कर लो, क्या सब काम होते नहीं थे? इसी कावड़ यात्रा पर जिस पर ज्ञान झाड़ा जा रहा है, इसी में हत्याएं होती थी, इसी में मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, इसी में पत्थरबाजी होती थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है। आज कह रहे कि आईएएस पीसीएस ये फलाना ढिकड़ा, भाई आस्था है तुम दूसरे लोगों के लिए भी बोल दो एक शब्द, मैं मान लूंगा आपको कि आप सत्यता के साथ बोल रहे हैं। आखिर ये सनातन, ये हिंदू धर्म, ये भारत का लोकतंत्र आपको शालीन कैसे हो जाता है? ये आपके लिए सरल कैसे बन जाता है जब आप अपनी मनमाफी बात करनी है? अगर ये एसआईआर की बात है तो डंके की चोट पर ईमानदारी से कहिए कि इसका सत्यापन हो और जहां जरूरत है। देखिए अशोक जी ने बात उठाई थी या रामगोपाल जी की बाइट में ये अपनी वोट बनाएंगे। अगर आपके पास इतने बड़े कार्यकर्ता हैं, आपके सांसद भी खूब हैं, तो उनका वीडियो ऑडियो सब चीज तथ्य के साथ आप बीएलओ के यहाँ बैठकर और आप उप जिलाधिकारी के यहाँ तक फाइनल करा लेंगे और लास्ट में जिलाधिकारी के यहाँ भी जाएंगे। विशेषाधिकार है, उनके एविडेंस उठाइए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास डाल दीजिए, क्योंकि टॉप के वकील आपके पास है। और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाइए और जहां बेईमानी हो रही है उसको क्लियर करिए। यही विपक्ष का काम है, क्योंकि सत्ता में नहीं है आप। विपक्ष में बैठकर सत्ता से ज्यादा काम कर सत्ता को आईना दिखाने के लिए आपको विपक्ष ने मैंडेट दिया है। उस मैंडेट का यूज कीजिए और सत्यता के साथ डिबेट में आइए। अमिताभ सर, डिबेट आपकी शानदार होती है, इसमें कोई सवाल की बात नहीं है, एक एक चीज क्लियर होती है। और मैं धन्यवाद करता हूं। और जिस मनीष भाई तरीके से आ रहे मनीष बाबू, मैं देख रहा हूं कि एसआईआर और उसके नीचे लिखा ये लोकतंत्र की हत्या है। मतलब ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लिस्ट जो बन गई उसमें जरा भी छेड़छाड़ होगी, जांच पड़ताल होगी, उस लिस्ट को कोई चश्मा लगा के देखेगा तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये तो यही बात हुई कि जो चढ़ गया सो चढ़ गया, टिकट चेक ना करो ना। मनीष बाबू, का ये मतलब नहीं निकलता कि जितने भी घुसपैठिए हैं वो किसी खास पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उनका वोट एकजुट होता है और बदले में वो पार्टी उनको सपोर्ट करती है। दरअसल ये प्रॉब्लम आई कहां से? ये प्रॉब्लम भाजपा को जरूरत पड़ी क्यों? 1971 में क्या कई करोड़ लोग नहीं पहुंचे बांग्लादेश से? ये मेरी बात नहीं है, ये यूएनएचसीआर की रिपोर्ट है, जिसमें कहते हैं लगभग 1.5 करोड़ बांग्लादेशी पहुंचे और श्रीमती इंदिरा गांधी, हमारी सम्माननीय प्राइम मिनिस्टर ने उनको भोजन, पानी, बिजली, कैंप सब सपोर्ट की। पूरे नॉर्थ ईस्ट में बंगाल से लेकर असम तक सपोर्ट की और वो लोग आज तक निकाले नहीं गए और वो एक एक के 20 हो चुके हैं। यानी आज कम से कम 20 करोड़ घुसपैठिए भारत में है। एक बात आपको याद दिलाता हूं, अमिताभ साहब, 1979 में असम दलित परिषद ने बहुत तगड़ा आंदोलन किया, पूरे असम जल रहा था। क्यों जल रहा था? उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी विदेशियों को निकालो। बताइए इससे सिंपल मांग क्या हो सकती है? उस पर 6 साल तक लटकाने के बाद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने कहा ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन जो 25 मार्च 1971 से पहले आ गए हैं हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। यानी ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आज कह रही है, ये बीमारी पुरानी है लेकिन सेम डायलॉग है। राजीव गांधी ने भी कहा था कि 25 मार्च 1971 से पहले वाले को कुछ नहीं कहेंगे, बाद वालों को निकालेंगे। और क्या ढाके 3 पर वो लोग भी निकाले नहीं गए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस पर आंदोलन करती रही कि घुसपैठियों को निकालो। आधार बनने के बाद ये उम्मीद बनी कि जैसे जैसे आधार वेरिफिकेशन होगा लोग बाहर जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं सका क्योंकि इसमें देश के कुछ गद्दार भी शामिल थे, उन्होंने नकली आधार भी बनाए। और अगर
अब चुनाव आयोग पूरी ताकत से काम कर रहा है। तो आप या तो उनकी गलतियां निकालो काम में कि ये हमारा वोटर, हमने इसको बचपन से देखा है, सबूत है, पर नहीं, आप कह रहे हैं जांच होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब सीधे सीधे ये देशद्रोह की बात है। आप देश के अंदर छुपे हुए रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी को मदद करना चाहते हैं। ठीक ठीक। राज भाई मूल विषय, अगर किसी भारत के नागरिक का वोट कट जाए, वो वोटर कांग्रेस अजय राय का हो और चाहे अशोक यादव का हो, चाहे भाजपा का हो, ठीक, तो उसके पास रेमेडी है, प्रशासकीय रेमेडी है, न्यायिक रेमेडी है, ठीक। अंतर्गर्दित चलने नहीं कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ऐसा तो संभव नहीं, ना आपके कहे से ना मेरे कहे से। लेकिन अगर कोई इस जांच पड़ताल में विदेशी हाथ चढ़ जाए तो उसके लिए मातम क्यों मनाए, क्यों फातिया पड़े? जो जबर घुसपैठ के जरिए आ गया है, वो भारत में आधार कार्ड बनवा लिया, राशन कार्ड बनवा लिया, इसकी मदद से उसकी मदद से, ये छोटी चीज है मेरे लिए, लेकिन अगर वो वोटर हो गया तो ये सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा अनर्थ। राज शर्मा जी, इसमें क्या समस्या है? ना, ये कौन कह रहा है कि विदेशी लोगों का वोट बना रहना चाहिए? आप भाव इंटरप्रिटेशन कुछ कर लो, आप कुछ कर लो। मैं बोल रहा हूं काला रंग, आप कुछ कह दो कि नहीं ये तो काला नहीं, लाइट ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, इससे कोई मतलब नहीं। बस यहाँ इतनी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो किरदार है, जो इकबाल है, वो शक के दायरे में है, डाउटफुल है, उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। मैं तो ये कहता हूं इतने दिन से हुई थी, अभी मनीष गुप्ता जी जैसा खैर विश्लेषक बड़ा अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं और इनके ज्ञान को भी दाद देता हूं। आप ये बताइए, अब 11 साल हो गए, अब तक ना कर पाई बाहर है? जो बच्चा 2014 में जिनने पहली बार वोट दिया था, प्रोर हो गया, उसका भी बच्चा हो गया है, 2-4 साल का बच्चा उसका भी हो गया, अब तक नहीं कर पाई। अब करोगे क्या? निठल्लेपन के लिए दिया था आपको वोट? नहीं, आपको निठल्लेपन को दिया था वोट, 11 साल में नहीं कर पाए। 11 साल में आप 3 बार होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बेटा हुआ, थोड़ी सी उसकी तबियत खराब है, जिम्मेदार राजीव गांधी है। गिरिराज सिंह के यहाँ 2 बच्चे, जिम्मेदार ऐसा नहीं होता। अनुराग ठाकुर के एक बच्चा, अच्छा, आईपीसी बीजेपी आईपीसी कहता है, आईपीसी कहता है कि जो गुनाहगार चाहे 20 साल मत करना, इतना कह दो। आपने 40 साल लोगों को लोग कंचे से मारेंगे, कंचे से। लोग पूछेंगे अभी आपसे, जिस गली से गुजरोगे वहां लोग पूछेंगे कि मनीष, जब देश को भारतीय जनता पार्टी बर्बाद कर रही थी तब आप क्या कर रहे थे? तो लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे तब मनीष गुप्ता भारतीय जनता पार्टी को नकली विश्लेषक का चोला पहनकर बर्बाद कर रहे थे देश को। कंचे से मारेंगे आप लोगों को। आप जैसे विश्लेषक विदेशियों को शेर की खाल पहन के आप विश्लेषक होंगे। अरे मैं तो अमिताभ भाई से कहता हूँ, इनका नाम लिखो मनीष गुप्ता और प्रवक्ता 2, कंचों से पिटोगे आप लोग, कंचे से। जो ये विश्लेषक बने घूम रहे हो ना, मैं दावे से कह रहा हूँ, कंचे मारेंगे लोग और पूछेंगे आप बुर्का पहन के ना निकलो तो लानत होगा मेरे नाम पे। क्या ये ऐसा विश्लेषक होता है? आप तो बीजेपी के ये आते हो ले लेके, जिंदगी में आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बनोगे। बीजेपी के प्रवक्ता बनने के लिए देश के लिए सही बात बोलो, देश से प्रवक्ता नहीं बनोगे बीजेपी का। पूरे देश से पाकिस्तानी मार जाएंगे, पूरे देश से पाकिस्तानी मार जाएंगे। आपकी स्थिति और शायद यही वजह है, शायद यही वजह है कि कांग्रेस मोदी में जा रही है। न बिहार में कोई स्थिति है, न यूपी में कोई स्थिति है। बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, पाकिस्तानियों को बचाना बंद कर दे, रोहिंग्याओं को बचाना बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ जो पाप इंदिरा गांधी ने किया, जो राजीव गांधी ने किया, 2014 से पहले हुआ या बाद में हुआ, आपका पाप समझते हो हिंदुस्तान में? आपका क्या विश्वास करूं मैं? आप तो पैदा होना ही पाप समझते हो हिंदुस्तान में। आप पापी हो। आप जो देश में पैदा होना अपने आप में पाप समझता हो, उससे बड़ा पाप एनआरसी भी लागू होगा। जब एनआरसी लागू होगा तो सारे जियोगे कॉकरोच की तरह।
अरे ये छोड़िए, करेंगे। बिके हुए लोगों, समझ आएगा, आप अब समझ आएगी कांग्रेस। इस देश की जनता को जैसे जैसे कांग्रेस के कुकर्म पता लग रहे हैं, कांग्रेस को वोट नहीं मिल रहे हैं। आपकी स्थिति खत्म हो चुकी है। आपकी मैं सही स्थिति, बता रहा आपकी हूँ। स्थिति जीरो हो चुकी है भाई आपकी साहब, रगों में, खत्म। आज जैसे आपका चैप्टर विश्लेषक मैं क्लोज बहुत है। देखता हूँ, कांग्रेस अब वोट लायक नहीं बची है। जनता को पता चल चुका है इतना कि जो बोल रहे हैं रोहिंग्या का कांग्रेस की देन है। ठीक, कांग्रेस के मैं साथ दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी रोकूंगा, मनीष को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं अशोक यादव जी के पास चलूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अशोक भाई, मेरे ख्याल से एक भारत के संपूर्ण राजनीतिक कुनबे से एक वक्तव्य आना चाहिए, एक लाइन का, एक स्वर का, कि भारत की किसी भी स्तर की मतदाता सूची हो, अव्वल तो मैं इसी के फेवर में नहीं कि अलग अलग मतदाता सूची हो। मेरा नाम लोकसभा की सूची में है, नगर निगम वाले में वोट डालने गया तो पता लगा इसमें नहीं है। ये क्या तमाशा है? फिर विधानसभा में डालने गया, बोले इसमें नहीं है, नगर निगम में है। ये तमाशा क्यों? एक व्यक्ति, एक सूची, एक जगह वोट। इतना सरल होना चाहिए मतदान का झमेला। ये अजब तमाशा है। बोले प्रधानी का वोट अलग होगा, फला पंचायत का अलग होगा, नगर पालिका का अलग होगा, विधानसभा का अलग होगा, लोकसभा का अलग होगा। तमाशा बना दिया। जितनी सूची उतना गड़बड़ का स्कोप। यही ना होता है। बोले नहीं, अभी इसमें नहीं घुसाएंगे, पहले इसमें घुसाएंगे, फिर इससे उसमें घुसा देंगे धीरे से। क्या बाईपास रूट लो बेटा, बाईपास रूट। क्या बोले सीधे लोकसभा मत जा, पहले चुंगी से घुसा देंगे तुमको। एक सूची। और ये सब लोग क्यों नहीं कहते कि भारत में एक भी घुसपैठिया, ये न मत, इसका तो उत्तर ये नहीं हो सकता कि हमने कब कहा घुसपैठिया हो। नहीं, मैं कहता हूं सब लोग एक लाइन में ही क्यों नहीं डिक्लेरेशन दे सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि एक भी घुसपैठिया मतदाता सूची में नहीं रहना चाहिए, और इसके लिए जितनी सघन जांच जरूरी हो उतनी सघन जांच हो जाए। अशोक भाई, नहीं, सब लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम रखते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अमिताभ जी, देखिए, जिस दिन वोटर लिस्ट को जो आपने सुझाव दिया, उस सुझाव के तहत सरकार जिस दिन ईमानदारी से वोटर लिस्ट को सही कर लेगी, उस दिन ये सवाल सारे बंद हो जाएंगे। सरकार की मंशा को समझने की जरूरत है। सरकार आज बिहार चुनाव को 1.5-2 महीना बचा है और 8 करोड़ से लगभग मतदाताओं का नई सूची बना रही है। आप देखिए कि अभी बाढ़ और क्या क्या समस्याएं बिहार के लोगों के सामने आएंगी, मोबाइल खड़ी समस्याएं, और उसके बाद बीएलओ लोगों की स्थिति देखिए। एक जाबाज पत्रकार अजीत अंजुम जी ने देखा कितना वीडियो उन्होंने बनाया, किस तरह से फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे हैं लोगों के, मरे हुए लोगों के हस्ताक्षर हो जा रहे हैं बीएलओ के द्वारा। बीएलओ लोगों का बयान है कि ऊपर से प्रेशर हम लोगों को है। अब भी कुछ बचा है क्या? सरकार चाहती क्या? ये सवाल उठता है कि सरकार की मंशा अगर नागरिकता डिसाइड करना है तो नागरिकता डिसाइड तो एमएचए करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत 1950 के तहत जो स्थिति है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन को काम करना है। लेकिन अब सवाल सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि हम नागरिकता डिसाइड कर रहे हैं या वोटर लिस्ट बना रहे हैं। ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? दूसरा सवाल, अशोक जी, ये सरकार देखिए, एक मिनट अशोक जी, फिर आप अपने उत्तर दें। अव्वल तो हम थोड़ा सा एक तथ्यात्मक चीज को समझ लें। वोटर लिस्ट का एक बार रिवीजन हो या 100 बार रिवीजन हो, काले पेन से नाम काटा जाए या नीले से, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। सरकार जनता दल की हो, लोक दल की हो, भाजपा की हो, सपा की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चुनाव आयोग इसका निर्णय करता है। ठीक, ये ऐसा थोड़ी नहीं कि देवेंद्र प्रमुख के दस्तखत से गाजियाबाद की लिस्ट जारी होगी। ये इनकी पार्टी की लिस्ट थोड़ी ना भैया। आप लड़ाई चुनाव आयोग से लड़ो यार। आप बता रहे हो भाजपा सरकार को इंसाफ करना चाहिए, अरे सरकार कर रही है क्या? नहीं ना। जो काम कर रहा है उसकी ओर तो मुंह करो, उधर बोलो। नहीं अशोक भाई, देखिए, ये तो वही बात हो गई जी कि सरकार, जैसे गांव में कहते हैं गुड़ खाए गुलगुला से परहेज करे। तो अच्छा। सरकार और चुनाव आयोग को क्या आप अलग मान रहे हैं? क्या सरकार और चुनाव आयोग को क्या आप अलग मतलब अलग अलग मान रहे हैं क्या अमिताभ जी? मुझे नहीं लगता कि सरकार चुनाव आयोग अलग अलग है। सरकार और चुनाव आयोग अगर अलग अलग रहते तो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो पलटा नहीं जाता कि सीजीआई को निकाल के कैबिनेट मंत्री को लगा दो, मनमाफिक चुनाव आयोग को बैठाओ। देखिए, सरकार की मंशा सिर्फ एक है, एडम गोडवी जी की एक शेर है
कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, जी मगर ये आंकड़े झूठे और ये बातें किताबी हैं। उधर ठीक है अशोक भाई, ढोल पीटे जा रहे हैं, वो इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत नकाबी है। ये ठीक। जमहूरियत का ढोल पीटा जा रहा है, कुछ है नहीं अमिताभ जी। और पूरे देश में मोदी सरकार अनिल मसीह का मॉडल लागू करना चाहती, चंडीगढ़ वाला जो वोट को बिगाड़ते हुए रिगिंग करते हुए पकड़ा गया था ना अनिल मसीह। मैं अब पूरे बीजेपी देश के में पास उसी तरह ठीक चुनाव जीतना चाहती है अशोक भाई। अशोक जी ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के अलग समझ रहे हो आप। काश उनकी पार्टी में ऐसी चैतन्यता उस वक्त भी रही होती। तब उनकी पार्टी तो नहीं थी, लेकिन मुलायम सिंह तो थे ही नेताजी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने एक कार्यकर्ता को जब चाहा तो राज्यसभा में भेज दिया अपनी पार्टी से, और जब चाहा इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, जब चाहा मंत्री बना दिया, जब चाहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया भारत का, तब आप लोगों ने ये बात नहीं बोली क्या? कह रहे ये तो इंदिरा गांधी की छेला है। कार्यकर्ता भी ये क्या गड़बड़ कर रहा हो? खुला बना, गूगल में चेक कर लीजिए गिल साहब, खुला बना। आप लोग एक दिन अनशन करने नहीं आए, एक दिन प्रदर्शन करने नहीं आए, एक दिन नहीं बताया कि हमको भाईचारा मिला था, गली में रो रहा था, एक दिन नहीं बताया कि हमको गंगा जमुना मिली थी, रो रही थी, एक दिन नहीं बताया कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। गिल साहब मंत्री भी रहे और वो भी रहे, बोले मेरी मर्जी है नहीं। और इससे पहले भारत में चुनाव आयोग तो कैसे तय होते थे? अमेरिका तय करता था कि जापान, जिसको जनता वोट देगी वही सरकार फैसले लेगी। भैया मनमोहन सिंह के समय में फैसले अडवाणी जी लेते थे क्या? नहीं ना। इंदिरा जी के समय में फैसला चरण सिंह लेते थे क्या? नहीं ना। मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो फैसला चंद्रभान गुप्ता लेते थे क्या? नहीं ना। इसमें नाराजगी क्यों कि ये फैसले ले रहे हैं? मैं देखता हूं इससे भी थोड़ी सी मुझे लगता है मन में खिन्नता बहुत है कि ये क्यों फैसले ले रहे हैं। अरे भाई इनको चुना गया इसलिए फैसले ले रहे हैं, इनको हटा के आपको चुन लिया जाएगा, आप फैसले लेंगे। देवेंद्र प्रमुख, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि मसला मंशा का है, मंशा का, आपकी नियत पर इनको भरोसा नहीं। देखिए सर, ये तो विपक्ष का काम भी है। अब इनसे नाराज होने वाली बात इसलिए भी मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि आपने ये सारी चीज जो क्लियर की है। अब मेरे पास जो है जो जवाब है वो तथ्यात्मक वही है कि आपने जिस तरह घुमाया, लोकतांत्रिक जब बात आती है, भाई 70 वर्षों तक आप लोग सरकार में थे, उसके हिस्सा थे। भारतीय जनता पार्टी हो, जनसन हो, माननीय मुलायम सिंह जी या लालू यादव जो आज एनडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के साथी हैं, लगभग वो सारे लोग हैं उसी साथ सरकार के खड़े थे, इंदिरा जी के साथ खड़े थे। और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग या हमें कांग्रेस के लोग जिस तरीके से संविधान की प्रक्रिया बताते हैं, संविधान देश कैसे चलता है, एक बार उठाकर देख लीजिए सर। आपने तो राज्यसभा की बात की है, मैं तो ये कहता हूं कि पूरी सरकार की सरकारें जब चाहा जैसे चाहा वैसे बर्खास्त कर दी गई, रात में बर्खास्त कर दी गई चुनी हुई सरकार। लेकिन 2014 के बाद 11 वर्षों में जैसे बदलाव हुए हैं, क्या कोई लोकतांत्रिक विपक्ष के पास ऐसी चीज है कि जिससे वे उठाकर जनता के बीच में ये कहे कि मोदी जी की सरकार ने इस चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को या संविधान को बदलने की कोशिश की है या किया है? तब की आपके पास अनेकों सैकड़ों चीज तथ्य के साथ हैं। तो आप जब व्यक्ति गलत काम करता, चोरी करता है, तो दूसरे को चोर ही लगता है। मैं कहता हूं कि इतना स्पष्ट शासन रहा है 11 वर्ष में, आप एक भी चीज पूरे देश में जनता के सामने तथ्य के साथ साबित नहीं कर पाए कि लोकतंत्र को, चुनाव आयोग को, सीबीआई को, ईडी की चर्चा ईडी कांग्रेस ने बनाई थी सर, जरूरत नहीं थी, सीबीआई से देश चल रहा था, इन्हीं ने निर्मित की, बनाकर रख दी, लोगों का यूज करना। लेकिन उस ईडी ने इस भारत में इतने चोर निकाले कि कई लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर सरकार को दिया और सरकार ने उसको विकास, सुशासन और सरकार की जीडीपी का हिस्सा बनाया। ये काम करने का तरीका है। आप फाइलें बनाते थे, कहते हो कि कई रोजगार, कई चीज हमारी हैं जो हम लाए, लेकिन किया क्या? प्रत्यक्ष में हमने किया है। आज आप पीडीए की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा समय का अभाव भी है, इस पीडीए की चर्चा करते हो लेकिन इस पर कभी पढ़िए, पी से पिछड़ा,
नरेंद्र मोदी 20 है, दलित। राष्ट्रपति कौन है मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी, नाम बचाकून अगड़िम, उसका तुम अपमान कर रहे हो। तो पीडीए आखिर है क्या, कहां से लेकर आए, उस पीडीए की परिभाषा क्या है, बता दीजिए, मैं मान लूंगा। अशोक जी बता दें, अखिलेश जी बता दें, भाई वो बड़े नेता, मैं छोटा नेता हूं, लेकिन वो चीज लेकर आइए जो जनता समझे कि आप कुछ लेकर आ रहे हैं और बदलाव की जरूरत है। दूर दूर तक आप कहीं तक नहीं है, आपकी पोजीशन ठीक नहीं है। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रक्रिया, अगर कोई आपके पास तथ्य है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, अदालत या देश की कोई ऐसी संस्था आपको लगती हो जिसमें विश्वास हो, ट्रस्ट हो, उसके पास जाइए और सरकार को यह बताइए कि आप यहाँ गलत हैं। तो जनता भी सुनेगी आपकी और सब लोग सुनेंगे, अन्यथा चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको ये स्वीकार करके चलना चाहिए, जो भी राजनीतिक दल या नेता हैं, कि जनता जिसको जनादेश देगी वह राज्य के और देश का चुनाव है तो देश के फैसले करेगा। इसमें चिढ़ने की कौन सी बात है, इसमें एसिडिटी क्यों जोर मारे अंदर, कुड़न क्यों हो, कुड़न की बात तो नहीं है। जब आपको जनादेश मिला तो आपने फैसले किए, इनको मिला तो ये करेंगे। जनता बाद में आपकी कॉपी जांची, इनकी भी जांचेगी। 14 में आपकी कॉपी जांची, 19 में इनकी कॉपी जांची, फिर 24 में इनकी कॉपी जांची, फैसला सुना दिया। आपकी नाराजगी जनता से है क्या कि इनको क्यों फैसला सुना दिया? ये तो नहीं होना चाहिए। जनता से नाराज होने की हैसियत तो किसी की नहीं। अपनी नई जनता लाएंगे क्या? जनता नहीं लाओगे क्या? अलग से जनता बनाओगे? बोले नहीं ये हमारी जनता है, हम अपनी अलग रखेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। नेता और पार्टी नहीं बन सकती है, जनता तो यही है। इसमें इतना सेक्टोरियन व्यू, बोले ये अगले पिछड़े, ये फला फला, ये हमारे हैं, बोले बाकी किसी को हमें मतलब नहीं, ये अपने हम हैं। आपने बाड़े में बंद कर लिया क्या? ढोर ढंगर है क्या? खूंटे से बांधेंगे क्या हम इनको? और विपक्ष के हमारे मित्र राज भाई बैठे हैं, इनकी पार्टी भी बड़ी विचित्र ढंग से कई बार फैसले कर लेती है। अशोक जी की पार्टी, राज जी की पार्टी, इंडिया गठबंधन ने, मुझे याद है राज्यसभा में सभापति और देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के खिलाफ प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव रख दिया था। क्या बोले? क्यों? बोले ये ठीक नहीं आदमी है, ये पक्षपात करते हैं, बवाल कराते हैं। आज धनखड़ जी ने इस्तीफा क्या दिया? मैं देख रहा हूं कांग्रेस और पूरा इंडी गठबंधन धनखड़ जी के पीछे खड़ा है। नहीं, राय बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया। बोले धनखड़ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, वो कह रहे मेरी तबीयत खराब इसलिए छोड़ा। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कह रहे ना 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 ना, अंदर की कहानी हम बताएंगे। लो, अब बोले धनखड़ जी इतने अच्छे आदमी थे इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, और कल आप कह रहे धनखड़ जी इतने खराब आदमी है कि इनको हटा देना चाहिए। नहीं, जो लोग उनकी नकल बना रहे थे, अशोक भाई मिमिक्री कर रहे थे धनखड़ जी की, पहली बार हुआ कि सभापति की मिमिक्री हाउस में, वो लोग आज रो रहे हैं, कह रहे धनखड़ जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बताइए कितना चमत्कार हो गया भैया। नहीं, मुझे नहीं पता धनखड़ जी ने क्यों इस्तीफा दिया। क्या हमने तो उनका इस्तीफा पढ़ा, उसमें लिखा कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए हेल्थ के कारण मैं छोड़ रहा हूं, बात खत्म हो गई। वो कुछ और कहे तो बात आगे बढ़े, अगर वो नहीं बोलते तो फिर बात खत्म। लेकिन नहीं, कांग्रेस के नेताओं को मैं देख रहा हूं, वो लगातार मनरेगा के तहत खुदाई का कार्यक्रम जारी रखे हैं, राजनीतिक खुदाई का। दे टू इट वो असली कहानी। मैं तो हैरान हो गया कि अचानक से ये जगदीप धनखड़ जी से विपक्ष का इतना आत्मीय लगाव कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। लक्ष्मण जी ने कहा कि शक्ति मेरे लगी लेकिन हृदय में दर्द रघुवीर के है, मेरे बड़े भाई के। वो स्थिति हो गई, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। वो गाना चल रहा है। नहीं राज भाई, विचित्र है
किंतु सत्य है। मैं तो सोचता हूं धनखड़ साहब टीवी देख रहे होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे। कल तक ये लोग हमारे खिलाफ कैसी कैसी बातें बोलते थे, आज देखो हमारे प्रति कितना सम्मान का भाव रख रहे हैं। कसम भगवान की, मानसून सत्य की लीला न्यारी है। और जिस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की, पार्टी कोई जीते कोई हारे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई रहे कोई जाए, एक ही कसौटी होनी चाहिए। एक भी वोट गांव से लेकर लोकसभा तक के लिए होने वाले मतदानों में गैर भारतीय नहीं डाल पाए। कोई नाराज हो कोई खुश हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली और अंतिम कसौटी भारत में सरकार चुनने का काम, जनप्रतिनिधि चुनने का काम भारत के लोग ही करेंगे। हम किसी पार्टी की, किसी नेता विशेष की जीत के लिए इस बात की पक्षधरता को स्वीकार नहीं कर सकते कि नहीं गुड्डू 20-25 लोग ले आओ, इनके आधार कार्ड बनवा देते, राशन कार्ड बनवा देते, वोटर बना दे। नहीं, ये नहीं चलेगा। और आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, फलान कार्ड, जितने भी किस्म के कार्ड हैं, डीएल पीएल, सब ये नागरिकता का प्रमाण नहीं। और अशोक भाई ने कही, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद का भी हवाला दिया कि नागरिकता चेक करने का अधिकार गृह मंत्रालय का है। इसमें थोड़ी सी गफलत है। नागरिकता देने और नागरिकता वापस लेने का अधिकार गृह मंत्रालय का है, ठीक, अगर आप स्वाभाविक रूप से नागरिक नहीं है तो। लेकिन संविधान, अशोक जी गंभीर बात है, संविधान कहता है कि वोट कौन दे सकता है, तो वो दो बातें बताता है शर्त, क्या, जनप्रतिनिधित्व कानून भी, कि भारत का नागरिक तथा फिर दूसरा क्लॉज 18 वर्ष की आयु, ठीक। यानी पहली शर्त भारत का नागरिक। और मतदाता सूची बनाने का अंतिम अधिकार किसके हाथ में? चुनाव आयोग के हाथ में। बिना उत्तेजना के समझिएगा, चुनाव आयोग उसका अंतिम निर्णय करता है। अगर हम ये नहीं देखेंगे कि देवेंद्र प्रमुख भारत के नागरिक हैं, अशोक यादव भारत के नागरिक हैं या नहीं, तो कैसे टिक लगा दे सही की? इसमें होम मिनिस्ट्री से कहां क्लैश है भाई? ये कानूनी बाध्यता है कि जो वोटर है वो भारत का नागरिक हो, तो ये देखा जाएगा कि भारत के नागरिक हैं कि नहीं। ये नहीं देखा जाएगा, ये देखना गुनाह है। इसमें कहां टकराव है? ऐसी पिक्चर पेंट की जा रही है, भारत के नागरिक आप हैं या नहीं। चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं है। इस बात से मैं सहमत हूं अशोक भाई के, कि जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन आजमगढ़ में पकड़ा गया पप्पू पान वाले के यहां, तो चुनाव आयोग उसको भारत की नागरिकता दे नहीं सकता अशोक जी। और चुनाव आयोग के मन में आ जाए और वो ये कहे कि मऊ में जो गुड्डू बेकरी वाले हैं इनका नागरिकता हम निरस्त कर देंगे, तो वो भी निरस्त नहीं कर सकता। ना नागरिकता दे सकता ना निरस्त कर सकता, लेकिन नागरिकता का सत्यापन कर सकता है। भारत का नागरिक हो है कि नहीं, इस बात को वो सत्यापन करने के लिए कागज मांग सकता है। और कागज नहीं दिखाएंगे कि बात क्यों होनी चाहिए, जिद क्यों होनी चाहिए। हम हर जगह कागज दिखाने को तैयार हैं क्या? सरकार को, चुनाव आयोग को कागज नहीं दिखाएंगे, क्यों? उसमें नाक नीची होती है। मनरेगा में कागज दिखाने में नाक नीची नहीं है? बैंक में जनधन खाता खुलवाने में नाक नीची नहीं। चुनाव आयोग को अगर हम दिखाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। ये भाव ठीक नहीं। भारत में वोट केवल भारतीय डालें, किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। मेरे पास है आरपीओर पाव भाजी का मसाला, आरपीओर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी,
सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।